हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं और दो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं इसके ऊपर। ओके, सो कॉस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट है ये। कॉस्ट शीट के अंदर क्या होता है, आपको अलग अलग जो एक्सपेंडिचर्स है उसको डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो इसके ऊपर क्या होता है, हम लोग टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को अलग अलग कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग उस स्टेटमेंट को नाम देते हैं कॉस्ट शीट। ओके, या फिर हम उसको ये भी बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पीरियड, एंड वट एवर द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस वी विल रिकॉर्ड दैट ऑल्सो। ओके, तो कॉस्ट शीट को बेसिकली हम लोग स्टार्ट जब करते हैं तो पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट लिखते हैं। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के अंदर बेसिकली तीन चीजें आती है, एक है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तीन चीजें क्या होती है, बेसिकली जो भी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही हम कहते हैं ओवरहेड्स। ओके, इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी क्या होता है, विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस में कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज है जो काम कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयज जो है उनकी सैलरी जो आप पे कर रहे हो वो हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा। ओके, तो दोज एक्सपेंडिचर्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन। ओके, so therefore those expenditures which are directly related to your production, that will be called as direct cost. Okay, so सबसे पहले हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट शीट में, सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, फिर हमको जो कॉस्ट मिलती है उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को ही हम मेन कॉस्ट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग जो रहता है हमारा कॉस्ट शीट का वो होता है वर्क ओवरहेड्स, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं। ओके, इसके अंदर हम लोग फैक्ट्री से रिलेटेड सारे इनडायरेक्ट खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। ओवरहेड्स यानी ही इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम सब जब ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट के अंदर, प्राइम कॉस्ट के अंदर जब हम वर्क ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो हमको मिलता है वर्क कॉस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट हेडिंग होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में हम लोग सारे ऑफिस से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ऑडिट फीस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, रेंट, ऑफिस रेंट। ओके, like that, all the expenditures which are related to office and administration will be recorded in this heading. Okay, now जब हम लोग वर्क कॉस्ट के अंदर सारे जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स ऐड करते हैं तो हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग रहता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में हम लोग सेल और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे इनडायरेक्ट खर्चों को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, अगर आपका डिलीवरी वैन है तो उसका जो भी खर्चा आएगा वो यहाँ पे आएगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, तो सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, एंड एट लास्ट यू विल हैव टोटल कॉस्ट। ओके, जब हम सारे खर्चों को ऐड कर देते हैं, सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देते हैं तो हमको मिलता है टोटल कॉस्ट। ओके, नाउ वी हैव टू add profit in it, then we will get sales amount, right? So sales amount नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहता है तो आपको एक लाइन छोड़ के सेल्स अमाउंट लिखनी पड़ती है। ओके, तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट को अगर आप माइनस करोगे तो यू विल हैव प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियसली अगर सेलिंग प्राइस से, अगर आपका सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट से तो यू विल बी सेलिंग योर प्रोडक्ट ऑन अ लॉस, राइट? सो देयरफॉर दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट शीट। ओके, सो दीज आर द हेडिंग्स, डिफरेंट हेडिंग्स। इसको ध्यान में कैसे रखें, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपका काम फैक्ट्री के अंदर चालू रहता है, राइट? इसीलिए हम लोग सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं सो दैट वी विल हैव प्राइम कॉस्ट। ओके, फिर फैक्ट्री में जब काम करते हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद आता है फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे, राइट? सो आपका प्रोडक्ट अभी फैक्ट्री में ही है इसीलिए वर्क ओवरहेड्स उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है, राइट? उसके बाद आप सीक्वेंस में ऐसे ही याद कीजिए, पहले वो मटेरियल वो प्रोडक्ट बन रहा होगा फैक्ट्री में इसीलिए हम लोग सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं। जब वो बन जाता है तो हम लोग यानी धीरे धीरे प्रोसेस से जाता है तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स देन ऑफिस की तरफ जाते हैं एंड देन एंड में वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसीलिए एंड में आपको लिखना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स,
राइट। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। आपको ये पहले अच्छे से लर्न करना है, दिस इज द सीक्वेंस विच यू नीड टू फॉलो। ओके, नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन में अ, अगर क्वेश्चन में स्टॉक दिया है आपको, ठीक है, तो स्टॉक की अमाउंट्स कहाँ रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली स्टॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। ओके, एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। ओके, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस यानी आधा अधूरा बना हुआ जो भी प्रोडक्ट है उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे, और जब प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है तब हम उसको कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। ओके, सो इस तरीके से आपको जब भी स्टॉक की वैल्यूज दी रहेंगी आपको वो स्टॉक्स रिस्पेक्टिवली अलग अलग जगह पे ट्रांसफर करना है इन कॉस्ट शीट। अब इसको ध्यान में कैसे रखें कि कहाँ कौन सा स्टॉक जाएगा। वेरी इजी, जब आपको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है तो वो जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल के अंदर। जब कोई स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्म में है सो ऑब्वियसली वो आधा अधूरा है, फैक्ट्री में होगा, दैट्स वाई वो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। और जब कोई प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है तभी हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करते हैं, राइट। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पहले और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग फिनिश गुड्स का स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर इट। जब रॉ मटेरियल का स्टॉक रहेगा हम लोग डायरेक्ट मटेरियल में डालेंगे, जब वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक रहेगा हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालेंगे, जब फिनिश गुड्स का स्टॉक रहेगा तो हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पहले बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो विल सी इट इन डिटेल। फर्स्ट आइटम हमारा रहता है डायरेक्ट मटेरियल, उसके अंदर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे। हमने अगर रॉ मटेरियल परचेज किया है तो वो भी ऐड करेंगे, उसको परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होंगे हमारे वो भी सारे ऐड करेंगे इसी कॉलम में, एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस क्यों करते हैं, बिकॉज हमको चाहिए कि इस साल में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक तो भाई नेक्स्ट ईयर जाने वाला है तो उसको हटाना चाहिए, राइट। सो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस करते हैं। ओके, सो हमको मिलता है इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने पर हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओके, देन हम लोग ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो हमको मिलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को ही हम लोग मेन कॉस्ट कहते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट हेडिंग रहता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आधा अधूरा काम जिसपे आधा अधूरा काम हुआ है वो वाला स्टॉक रहेगा, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, नाउ यू विल हैव फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग रहता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड सारे एक्सपेंडिचर्स आप यहाँ पे ऐड करोगे। देन यू विल हैव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। देन यू विल अगेन ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्यों, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है इसीलिए उसको हम कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। ओके, फिनिश गुड्स यानी प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है। सो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम लोग उस प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, देन यू विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आफ्टर दैट यू विल ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, क्योंकि अभी आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से बन के रेडी हुआ है, अब आप उसको सजाएंगे, अपने शोरूम में रखेंगे, उसको बेचने के लिए निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च आएगा, राइट। देन इन सारे एक्सपेंडिचर को आप ऐड करोगे तो आपको मिलता है टोटल कॉस्ट। ओके, देन एक लाइन छोड़ना है आपको, देन आपको सेलिंग अमाउंट, सेल्स की अमाउंट जो है नॉर्मली क्वेश्चन में दी रहती है वो आपको यहाँ पे पुट करना है टोटल। फिर सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कीजिए, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो आप उसको प्रॉफिट में सेल कर रहे हो, अगर आपका आंसर लॉस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो दैट विल बी योर लॉस। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं सो दैट हमको क्लैरिटी आए कि भाई ये एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट ऑफ द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीन्स। यहाँ पर हम लोग जीन्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ये एक मंथ का डेटा आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ जीन्स बना रहे हैं 1000 और गिवन इंफॉर्मेशन आपको है, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, यू नो द फॉर्मेट, पहले बेसिक फॉर्मेट को अच्छे से दिमाग में रखिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट आइटम इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम विच इज 20,000। ओके, सो डायरेक्ट मटेरियल को आप 20,000 या तो आप इनर कॉलम में लिखो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख के पर यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है 20,000, देन डायरेक्ट मटेरियल है यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में विच इज 8,000, सो टोटल विल बी 28,000। ओके, दिस विल बी योर प्राइम कॉस्ट because you cannot see any other item which is related to your prime cost. Prime cost includes only direct cost, okay, direct material, direct labor and direct expenses. Okay, now if you get this 28,000 as your prime cost, now you have to find out the per unit cost. Okay, how you are going to find out it? Simply आप क्या करो, 28,000 को डिवाइड करो 1,000 से, तो आपको एक यूनिट की कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, 28,000 डिवाइड बाय 1,000 कीजिए तो आपको मिलेगा पर यूनिट कॉस्ट। ओके, और हर बार आपको वैसे ही करना है। अगर आपको जब भी पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, आपको जो भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन में दिए रहेंगे उसको आपको डिवाइड करना है, अमाउंट को आपको डिवाइड करना है उस नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, फिर आपको मिलता है पर यूनिट कॉस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग विल बी फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब हम देखेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड क्या क्या खर्चे हैं जो दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो फर्स्ट आइटम है इनडायरेक्ट लेबर जो है 2,500, देन सुपरवाइजरी कॉस्ट, ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, दिया है 1,000। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई इट, क्योंकि जो भी फैक्ट्री में खर्चे आते हैं यू कैन इजिली आइडेंटिफाई इट, राइट। So you have to put those items into this heading. Okay, so factory premises rent, then factory lighting, then oil for machines, then depreciation on machines, as it is related to machine, इसलिए हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड करने के बाद यू विल हैव टोटल cost, total expenditures which are related to factory overheads, right? So now we will add those expenditure into prime cost so that we will have work cost. Remember, work cost सिर्फ इतनी नहीं है, 6,300 वर्क कॉस्ट नहीं है। वर्क कॉस्ट है आपकी सारी जो प्राइम कॉस्ट है और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, उन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आपको मिलती है उसको हम कहते हैं वर्क कॉस्ट। ओके, नाउ हाउ टू डिटरमाइन पर यूनिट कॉस्ट? सिंपली 34,300 divided by 1,000, you will have 34.30 and that is your per unit amount. Okay, now next heading is office and administration overheads, right? So here you have to add all the expenditures which are related to your office. Okay, so you can see here office overheads, office salaries, miscellaneous office expenses, these are the items which are related to office expenditures, right? So we will add all these items and the total of it is 11,000. Okay, now again you have to add that amount into this work cost. Okay, so 34,300 plus 11,000, then it will give you 45,300, which is called as cost of production. Okay, now how we will going to determine per unit cost? 45,300 divide it by 1,000, you will have 45.30. Okay, this is your per unit cost. Okay, now last item, that is selling and distribution overheads. So यहाँ पर आप देखोगे selling and distribution overheads से related 6,000 is given in the question. So we will add that amount. There is no other item which is related to selling and distribution. Okay, so now again 45,300 plus 6,000 is 51,300. Now how to determine per unit cost? Simply 51,300 divided by 1,000 will give you 51.30. ओके, और अगर हम अभी हम लोग क्या करेंगे लास्ट, आप अगर क्वेश्चन में देखोगे आपको सेलिंग का कहीं भी कोई भी चीज मेंशन नहीं है, नॉर्मली सेल्स का अमाउंट दिया रहता है। अगर नहीं दिया है तो आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर दी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इज एक्सपेक्टेड ऑन द सेल ऑफ जीन्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20% है ऑन टोटल कॉस्ट। ओके, सो आपको सिंपली 51,300 लेना है
प्लीज कैलकुलेटर यूज कीजिए 51,300 और उसको 20% निकालना है आपको, जो आएगा 10,250। ओके, सो 10,250 आ गया आपका, ये है आपका प्रॉफिट की अमाउंट। ओके, एंड नाउ यू हैव टू ऐड इट सो दैट यू विल गेट सेल्स अमाउंट। ओके, सो 51,300 प्लस 10,260 इज इक्वल टू 61,560। ओके, अगर हम इसको फिर से पर यूनिट में अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? 10,260 डिवाइडेड बाय 1,000 विल गिव यू 10.26। ओके, और सेल्स में भी 61,260 डिवाइडेड बाय 1,000 will give you 61.56। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको और ऐसे ऐसे वीडियोस चाहिए और न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहते हो कि मैं आपको समझा दूं तो प्लीज कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।